सो हेलो एंड वेलकम मेरे देश के भविष्य। तुम तो बहुत ही पास वाले भविष्य हो, बहुत जल्द आगे जाके बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस लाने वाले हो। क्या चेंज लाओगे पता नहीं, पर एक चेंज जरूर लाना यार। वो जो ये फ़ोन वोन की कंपनियां है ना चाइना वाली, वैसे इंडिया में खड़ी कर दो ताकि चाइना के फ़ोन ना खरीदने पड़े। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जान लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान लिया, दोनों के बीच में रिलेशन का डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह से दोनों का रिलेशन ऑब्टेन किया जा सकता है। तो यहां हम दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालेंगे पोटेंशियल से। एक होगा हमारा क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। राइट, हम दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स जानते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब ये क्या है ये मैं बताऊंगा नहीं, ये तुमको पता होना चाहिए। अच्छा बता दूं, ठीक है चलो बता देता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब भाई थ्रू आउट हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आसपास के पॉइंट्स पर, हर पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट, तो एक बार एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालेंगे पोटेंशियल के साथ, और एक बार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना कुछ इस तरह की होती है। राइट, इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम शो करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। बराबर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एरो के थ्रू दिखाया है मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा डायरेक्शन है। ठीक है, अब ना मुझे पता करना है पोटेंशियल दो पॉइंट्स के बीच में। ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं 1 और मेरा दूसरा पॉइंट है 2। मुझे 1 से 2 के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये वाला, इसे मैं नाम दे देता हूं डेल्टा आर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा आर है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालना है, यानी 1 से 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डेल्टा वी निकालना है, और वो कितना है हमारा V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1 मुझे निकालना है। और हमको ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू वर्क, यानी कौन सा वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन इन टेकिंग चार्ज, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, फ्रॉम 1 to 2 डिवाइड बाय दैट टेस्ट चार्ज। सपोज यहां पर एक टेस्ट चार्ज हमने एज्यूम कर लिया Q0। ठीक है, इस Q0 चार्ज को मुझे 1 से 2 तक ले जाने के लिए, ठीक है, इस Q0 चार्ज को 1 से 2 तक ले जाने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, और अगर यहां पर मैं ये टेस्ट चार्ज ना लूं, ठीक है, तो यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाएगा। ठीक है, अगर मैंने इस वर्क को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो ये पोटेंशियल कहलाता है, और अगर यहां टेस्ट चार्ज से डिवाइड नहीं किया तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो डेल्टा वी इस तरह से हमको मिलता है। ओके, और एक कंडीशन है कि जब हम ये एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो वो वर्क इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो एक्सेलरेट ना हो। एक्सेलरेट ना हो मतलब उसमें वेलोसिटी में उसके चेंज नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। मतलब ये कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन हो गया तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाना। तो हम चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ठीक है, क्यों ना हो काइनेटिक एनर्जी चेंज, क्योंकि जो बाय डेफिनेशन ये बना हुआ है, ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी हुई है डेल्टा वी इज एक्सटर्नल वर्क बाय चार्ज। ठीक है, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया तो क्या होगा, देखो एक्सटर्नल वर्क आपने किया है 100 जूल का, कितने जूल का, 100 जूल का एक्सटर्नल वर्क आपने किया है। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, ठीक है, अगर चार्ज की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, मान लो कुछ थी उसमें 20 जूल का चेंज आ गया, कितने का चेंज आ गया, 20 जूल का, मतलब ये कि आपने जो वर्क किया है वो 100 जूल किया है। ठीक है, आपने 100 जूल का वर्क किया है, उसमें से 20 जूल जो है वो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में चला गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई ना, तो आपने जो वर्क किया उसी की वजह से चेंज हुई, तो आपका 20 जूल वहां काइनेटिक एनर्जी में चला गया। ठीक है, तो एक्चुअली में आपका जो एक्सटर्नल वर्क था उसका 20 जूल यहां चला गया, तो बचा कितना, 80 जूल बचा, 80 जूल बचा ना। ठीक है, तो यहां आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है,
आप फॉर्मूला कर रहे हो एक्सटर्नल वर्क का, राइट। आपने पूरा एक्सटर्नल वर्क किया कितना, 100 जूल का। आपने 100 जूल को 4 से डिवाइड कर दिया तो आपको ये पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये होना चाहिए था, आपने 100 जूल का वर्क किया था, आपको यही पता है कि आपने 100 जूल का वर्क किया है, तो आपने यहाँ 100 डाल दिया, डिवाइड बाय चार्ज किया, तो आपको एक आंसर मिलेगा, ठीक है। पर वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपका जो 100 जूल था वो पूरा 100 जूल पोटेंशियल में नहीं जा रहा है, उसका 20 जूल तो कहां चला गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया, ठीक है। तो एक्चुअली में आपका जो वर्क डन बच रहा है वो कितने का बच रहा है, 80 जूल का ही बच रहा है। समझ में आया? आपने किया 100 जूल, आपको तो इतना ही पता है मैंने 100 जूल वर्क किया है, तो आपने फॉर्मूले में 100 डाल के कैलकुलेशन किया, ठीक है। और जो आपको आंसर मिला पोटेंशियल का, वो आंसर आपको रॉन्ग मिला। क्यों रॉन्ग मिला? क्योंकि आपने जो वर्क किया था उसका 20 जूल तो काइनेटिक एनर्जी में चला गया, तो आपने 80 जूल ही वर्क किया एक्चुअली में देखा जाए तो। समझ में आया? तो ये इक्वेशन जो एस्टैब्लिश्ड है ये रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि चार्ज को स्लोली मूव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, और इस तरह से मूव करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, है ना। सॉरी, इस तरह से नहीं, इफ एक्सेलरेशन इज 0 दिस इंप्लाइज फोर्स इज 0, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाना है, ठीक है। इसका मतलब आपको वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। वेलोसिटी कांस्टेंट रखने का मतलब आपको एक्सेलरेशन 0 रखना है। एक्सेलरेशन 0 रखने का मतलब आपका नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यानी जब चार्ज मूव करेगा तो इस चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 होना चाहिए, तो ही आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली में जब ये टेस्ट चार्ज यहां लाके आपने रख दिया, आपने यहां टेस्ट चार्ज लाके रखा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और किस तरह फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं हम, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेते हैं, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में धक्का खाएगा, है ना। ये उधर जाएगा कि गलत, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, तो ये ऑलरेडी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर ये इस तरफ अपने आप जा रहा है तो इस पे लगातार फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने का मतलब वो एक्सेलरेट हो रहा है, लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, लगातार उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी। आप चाहते हो वो चेंज ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स 0 करना है। तो इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है इतना ही फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि हम जो एक्स्ट्रा वर्क करने वाले हैं, जो हम एक्सटर्नल वर्क करने वाले हैं, उसके लिए जो हम फोर्स देंगे, हमारा फोर्स इस तरफ लगेगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। समझे? चार्ज जा रहा है इस तरफ, ऑटोमेटिकली उसको जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और आप लगाओगे फोर्स इस तरफ, ताकि नेट फोर्स हो जाए कितना, 0। नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ये और एकदम मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? तो कुल झोल झाल जो है वो इस तरह का है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाकी जो एक्सप्लेनेशंस किए थे मैंने वो मिटा देता हूं। तो ये हो गया हमारा जो बाई इक्वेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम 1 to 2। अब देखा जाए तो मैं 1 to 2 के लिए वर्क लिख रहा हूं, राइट, पर हम एक्चुअली वर्क किस तरफ कर रहे हैं, इस तरफ कर रहे हैं, बराबर है। अच्छा, वही वर्क है वो, ठीक है, जो 1 से 2 के लिए लिख रहा हूं ना मैं, वही वर्क है, ठीक है, भले आप इस तरफ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्क डन की वैल्यू चाहिए हमको, कैसे मिलेगी, हमने कितना वर्क किया है। तो भाई आपको पता है आपने कितना वर्क किया है, वैसे एक्चुअली में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, यही होता है ना। तो ये F बार डॉट डेल्टा आर बार, F डॉट डी, यही होता है ना, एफ डी कॉस थीटा भी बोलते हैं हम, या F बार डॉट डी बार लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा आर है ना, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो वेक्टर लगा के लिखना पड़ेगा, और फोर्स भी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो ये मेरा एक्सटर्नल वर्क डन, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, F आएगा, F एक्सटर्नल आएगा, एक्सटर्नल आएगा, अच्छा, डिवाइड बाई Q नॉट, बराबर है, पक्का। अच्छा, अब ये F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, आप उतना ही फोर्स लगा रहे हो ना जितना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगा रहा था, यही है ना। आप जितना फोर्स, आप कितना फोर्स लगा रहे हो इस तरफ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगा रहा था, तो यहां पर हम वही फोर्स लिखेंगे, बराबर है। तो Q नॉट इंटू ई बार, यही फोर्स लगा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर, डॉट डेल्टा आर बार, थोड़ा नीचे से लिख लेते हैं,
चलो साइड में लिख देते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना आएगा हमारा, एफ एक्सटर्नल डॉट डेल्टा आर बार अपॉन क्यू नॉट था, सॉरी इसको अब लिखना है हमको। अच्छा तो ये एफ एक्सटर्नल हमारा कितना हो जाएगा, क्यू ई बार, बराबर है क्या, कौन सा क्यू, क्यू नॉट। क्यों, किस पे फोर्स लग रहा है, इसी चार्ज पर फोर्स लग रहा है ना, तो उसका फोर्स इतना हो गया। बट एक प्रॉब्लम है, ये जो आपने फोर्स लिखा है क्यू नॉट ई, ठीक है, ये तो इस तरफ लग रहा है ना, वो वाली वैल्यू है ना, पर हमने जो फोर्स लगाया था एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स, वो इस तरफ लगाया था ना, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ई क्यू नॉट ई अगर मैं खाली लिख देता हूं, ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स मिल रहा है, ये मुझे इस तरफ का फोर्स मिल रहा है, ठीक है, बट हमको यहां पर कौन सा फोर्स लिखना है, एक्सटर्नल फोर्स लिखना है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, इसलिए माइनस क्यू नॉट ई। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इस तरफ का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया है, इस तरफ का आपने डायरेक्शन नेगेटिव लिया हुआ है, तो क्योंकि ये क्यू नॉट ई इस तरफ लग रहा है, ठीक है, पर आपको इस तरफ फोर्स लगाना था इसलिए आपने माइनस लगा के लिख दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस ई बार डॉट डेल्टा आर बार, दैट इज डेल्टा वी। अच्छा इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है, तो डेल्टा वी हमारा वैसे भी स्केलर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि हम डायरेक्टली डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर लिख देते हैं, ठीक है। वो कब लिखते हैं हम, देखो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, माइनस ई, सॉरी वेक्टर हटा के डेल्टा आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार इज ए भी कॉस थीटा होता है। अच्छा अगर थीटा मेरा जीरो है, कितना है मेरा थीटा, जीरो है, मतलब देखो इस केस में कितना होगा थीटा, आपका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, आप इस तरफ ले रहे थे, है ना, चार्ज को आप इस तरफ मूव कर रहे हो ना, भले आपने एक्सटर्नल वर्क इस तरफ किया लेकिन चार्ज तो आपका इस तरफ ले जा रहे थे, तभी तो चार्ज को इस तरफ ले जाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्योंकि ऑलरेडी वो उस तरफ जा रहा है, आपको नेट फोर्स जीरो करने के लिए आपने इस तरफ फोर्स लगाया था, बराबर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ है, ठीक है। अच्छा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, वो भी इसी तरफ है, बराबर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पक्का, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो उस हिसाब से आपका डेल्टा वी कितना आएगा, माइनस ई डेल्टा आर, ठीक है। और इसी को कई बार इस तरह से लिखा जाता है, देखो ये डेल्टा आर को मैं इधर नीचे ले लूं, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस ई, या हम ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर है, अगर दोनों की स्मॉल वैल्यूज ली जाएं तो लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी आर, तो एक इक्वेशन ये भी है हमारी, ठीक है। वो कहाँ से आई है, बेसिकली यही इक्वेशन है हमारी, राइट, इसी में से ये वाली इक्वेशन आई है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब पर्टिकुलर एक एक लेंथ में कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई न्यूमेरिकल्स में आपको इसका यूज पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या होगा कि पोटेंशियल के लिए दे देंगे आपको इक्वेशन टाइप का दे देंगे, ठीक है, एक्स वाई के टर्म्स में आपकी इक्वेशन होंगी, और आपको बोला जाएगा कि किसी पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो उस केस में आपको जो पोटेंशियल की इक्वेशन है ना उसको डिराइव करना पड़ेगा, सॉरी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आपको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और फिर एक्स वाई जेड कुछ वैल्यूज दी जाएंगी, वो वैल्यूज आपको उसमें पुटअप करनी होंगी, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो हम करेंगे वो एग्जाम्पल्स, टेंशन मत लो, फिलहाल खाली एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो इस तरह का हमारा रिलेशन है, ठीक है। ये किस चीज के लिए निकाला हमने, पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनता है, राइट, लाइंस जो हैं एक दूसरे से दूर बनाई जाती हैं, कहीं पास होंगी कहीं दूर होंगी, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना, कहीं स्ट्रॉन्ग कहीं वीक, कहीं धूप कहीं छांव, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी। अब मैंने फिर से 2 पॉइंट्स ले लिए, 1 और 2, ठीक है। यार बार बार ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा रंगीन होना चाहिए। सो 1 और 2 2 पॉइंट्स मैंने चुन लिए। फिर से मुझे 1 से 2 तक एक टेस्ट चार्ज को उठाकर ले जाना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है
डेल्टा आर पूरा, ठीक है। अच्छा, इस बार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वैसे डेल्टा आर है कोई बात नहीं, पर थोड़ा अलग तरीके से लेंगे, वो बाद में बताता हूँ। तो देखो 1 से 2 तक ले जाना है किसको, Q0 चार्ज को, ठीक है, ये हमारा टेस्ट चार्ज। तो देखो अब भी हमने डिराइव किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसमें हमने क्या देखा कि dv इक्वल्स टू माइनस ई बार डॉट डी आर बार ऐसा आएगा, राइट। जो डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस ई बार डॉट डेल्टा आर बार लिख रहे थे, उसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा v की जगह dv लिख दिया तो डेल्टा आर की जगह पे dr लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो कब लिख सकते हैं अपन पता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है। पर यहां पर ना अलग अलग पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, बराबर है। तो उस केस में हम इस इक्वेशन का ना यूज तो करेंगे डेरिवेशन करने के लिए, पर ये करेक्ट नहीं होगा, हमको इसका यूज करना है, बराबर है। पर इसको यूज करके एग्जैक्ट जो ट्रू इक्वेशन है वो लानी है, ठीक है। कहने का मतलब मेरे कि देखो ये इक्वेशन यहां यूज तो हो नहीं सकती वैल्यू निकालने के लिए, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो आपको वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर इक्वेशन निकालनी है तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपको इसका यूज करना है, ठीक है। इसका यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसका यूज करना है तो एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ही मैं इसका यूज कर सकता हूं। तो मुझे पता है इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इस एरिया का एक छोटा सा हिस्सा लूं, इस पूरे में कोई छोटा सा हिस्सा लूं, उस छोटे हिस्से पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकता हूं। कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, पक्का ना, सच्ची। अब देखो जैसे भाई अर्थ है, अर्थ का कर्वेचर बहुत बड़ा, ठीक है। आप अगर ओवरऑल अर्थ को देखो तो ये पूरा ऐसा कर्व्ड है, राइट। लेकिन अगर आप अर्थ के इतने छोटे से हिस्से में खड़े हो तो आपको अर्थ का कर्व कभी फील नहीं होगा, बराबर है। तो आपको ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही दिखेगा। तो वैसा ही है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह वेरी तो हो रही है, लेकिन अगर आप एक बहुत छोटा सा हिस्सा लोगे तो उस छोटे हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं होगी, उसको आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकते हो। तो मैं एक छोटा सा हिस्सा ले रहा हूं, ये वाला, ठीक है। इसका मैंने छोटा जो लेंथ ले लिया वो ले लिया dr, कितना ले लिया स्मॉल लेंथ dr। इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट है। तो इसका पोटेंशियल मुझे कैसे मिलेगा, ऐसे मिल सकता है क्या, पक्का। इसका पोटेंशियल, ठीक है, इस छोटे से हिस्से का पोटेंशियल dv is minus e bar dot dr, where what is dr, this, and what is e, e यानी इस इतने हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, बराबर है, जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इस हिस्से का पूरा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा है मैंने, ये जो e लिखा हुआ है वो कौन सा, इस छोटे से हिस्से पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो लिया है मैंने। ये dr क्या है, ये छोटे से हिस्से का जो लेंथ है वो है मेरा, ठीक है। और dv क्या है, इस छोटे से हिस्से के जो दो एंड्स है, एक इधर है और एक इधर एंड है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dv है, बराबर है। अच्छा, अब ऐसा करने के बाद अगर आपको याद हो 11th में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कैलकुलेशन किया था, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, एक छोटे से हिस्से का, ठीक है, वेरिएबल फोर्स था, पूरे पाथ में वेरिएबल फोर्स अलग अलग है, फोर्स अलग अलग था, तो अपन एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया था। उस छोटे से हिस्से में जो फोर्स लग रहा था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, राइट। तो उसका वर्क ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। फिर उस छोटे छोटे हिस्से के ऐसे बहुत सारे वर्क अपन ने क्या कर दिए थे, ऐड कर दिए थे, यानी अपन ने इंटीग्रेट कर दिए थे, तो अपन को टोटल वैल्यू मिल गई थी। तो वैसा यहाँ पर करना है, ये छोटे से हिस्से में अपन ने पोटेंशियल निकाला, ठीक है। अपन को एक्चुअली पोटेंशियल कहाँ से कहाँ निकालना है, 1 से 2 के बीच का निकालना है। तो इन छोटे छोटे हिस्से के पोटेंशियल्स को अगर मैं जोड़ दूं, यानी मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे को इससे इसके बीच का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, बराबर है। तो मुझे अल्टीमेटली पोटेंशियल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, dv का, ठीक है। इन छोटे छोटे हिस्सों का पोटेंशियल डिफरेंस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, अपन को लिमिट्स डालनी पड़ती है इनिशियल से फाइनल के लिए, ठीक है। अच्छा, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहे हैं हम, उसके लिए हमको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, v2 माइनस v1 करना है ना हमको, डेल्टा v चाहिए जो हमको, ठीक है। डेल्टा v इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक है। उसके लिए अच्छा v2 कहां पर, यहां का पोटेंशियल होगा, और v1 कहां का पोटेंशियल होगा, यहां का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अपन को पता है लिमिट्स में अपन इनिशियल से फाइनल लिमिट ऐसे डालते हैं, नीचे इनिशियल और ऊपर फाइनल। तो नीचे इनिशियल वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, 1 है ना, और ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, 2 है, और यहाँ मैं डाल दूंगा dv। लेकिन ये 1 और 2 लिखने से कैसे पता चलेगा, मजा नहीं आएगा, राइट। क्योंकि अपना जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में आने वाला है, dr के फॉर्म में आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, देखो अभी 1 और 2 लिख के ही करता हूँ मैं, फिर बाद में मैं चेंज कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले से ही r के टर्म्स में लिख सकते हो, या नहीं समझ में आ रहा है 1 2 लिख के चलो, बाद में आप r एडजस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो 1 से 2 मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म में, dv की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस ई बार डॉट dr बार, बराबर है क्या। अच्छा, अब आपका यहां पर
इस इंटीग्रेशन में आपका वेरिएबल क्या दिख रहा है, डी आर दिख रहा है ना। अब बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेरिएबल होगा, ठीक है भाई। जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो जिसके टर्म्स में आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से वेरी कर रहा है, डी के हिसाब, ये डी आर के हिसाब से वेरी करेगा ना, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू के रिलेशन में चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन में जब आप ये वैल्यू ले रहे हो ना, तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। आपकी अल्टीमेट वैल्यू क्या है, वेरिएबल यही है, ठीक है। तो ये जो डी आर है, ये डी आर यानी कि आर, वो कहां से कहां, 1 से 2। तो अपन मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस वाले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r1 है, और इस वाले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, मेरा r2 है। हम ऐसा मान सकते हैं। अगर आपको ये बनाना है डायग्राम तो बनाओ, नहीं बनाना तो खाली ऐसे भी आप r1 r2 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने चलो बना दिया कि ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये पॉइंट है, इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, वो पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया r1 और इस पॉइंट का r2 लिख दिया। यानी अपना जो इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा कहां से कहां आएगा, r1 से r2 आएगा, बराबर है। r1 से r2 में हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा r1 इसका वेक्टर r2, तो r1 से r2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बाहर आ जाएगा, r1 टू r2 ई बार डॉट डी आर बार। आपको इतना लिख के छोड़ देना है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई, बराबर है। अच्छा, तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर व्हाट, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस केस में अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी आपको यही करना है, ठीक है। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है आपको? इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा सकता है, स्पेशली सीबीएसई वालों, ठीक है। आपको क्वेश्चंस ऐसे घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, बुक के ही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा घुमाकर पूछते हैं, बच्चे बोलते हैं अरे यार बहुत हार्ड था, पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ अनोखा नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई फाइंड द फॉर्मूला फॉर, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी आपको यही डेरिवेशन करना है। या अगर आपको ऐसा कहें कि ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी आपको यही डेरिवेशन करना है, बराबर है। अच्छा, इसके अलावा इसी को फर्दर एक और क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, जिसमें आपको ये बोलेंगे, आपको ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उससे ऑब्टेन करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। क्या कहना समझ में आ रहा है? ये रिलेशन है ना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ये इक्वेशन दे के आपको बोलेंगे इसमें से आप ऑब्टेन करो किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन। तो वो आप कैसे ऑब्टेन करोगे? बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू कितना है हमारा, माइनस ऑफ r1 टू r2 ई बार डॉट डी आर बार, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है अपन को, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अच्छा इसमें क्वेश्चन लिख लो, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन V एंड E फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग रिलेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वाला रिलेशन यूज करके यूनिफॉर्म वाले का रिलेशन लाओ, ठीक है। या और भी तरीके से, मतलब इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्या करना है, देखो ये जो इक्वेशन अपन ने लिख ली, इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं कितना, ई डी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो। अच्छा, इसमें से ई और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो भाई, डी आर ही तो वेरिएबल रहा, इंटीग्रेशन के लिए तो डी आर ही वेरिएबल है ना। तो ये ई और कॉस थीटा अपने लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, तो उसको अपन ने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, डी आर, ठीक है। तो ये माइनस ई कॉस थीटा, डी आर की जगह अपन क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आर हो जाएगा, है ना। और ये r1 से r2 लिमिट्स माइनस ई कॉस थीटा r2 माइनस r1, है ना। और ये r2 माइनस r1 को आप डेल्टा r लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैंने पहले बताया था इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो डेल्टा r है, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं अपन माइनस ई डेल्टा r कॉस थीटा, यानी कि माइनस ई बार डॉट डेल्टा r बार, वही आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला,
ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी ला सकते हो। ठीक है, जो पहले मैंने इसका जब डेरिवेशन स्टार्ट किया तो देखो मैंने ये कौन सा यूज किया था, यूनिफॉर्म वाले का यूज करके नॉन यूनिफॉर्म का डेरिवेशन किया था, है ना। और यहां पर मैंने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म वाले को यूज करके यूनिफॉर्म वाले का डेरिवेशन कर लिया। आप किसी में से किसी को ला सकते हो, ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं, बराबर है। सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के आप आराम से कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को देखो, ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा, ऐसा नहीं है कि किसी ने क्वेश्चन करा दिया, सॉल्व करा दिया, देख लिया, समझ में आ गया, छोड़ दिया, हो गया। समझ में आ गया होता है, बहुत से बच्चों के साथ समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आ गया उसके बाद खुद कोशिश करो, देखो इसको किस किस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है, आप खुद सोचो, आपको कई आइडियाज मिलेंगे। हो सकता है पहली बार में ना मिले, दूसरी बार में मिलेगा, तीसरी बार में मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि बोर्ड के टाइम इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आप पहली बार जब टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो आप डिटेल में समझ सकते हो चीज़ों को और एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हो, इन पे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, बाद में बोर्ड में इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और अभी अभी ताज़ा ताज़ा समझा हुआ रहता है ना, बोर्ड में फिर से वो कई महीने पहले समझा था थोड़ी याद रहने वाला है। अभी फ्रेशली आपने समझा है तो वो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगा अगर आप डिटेल में जाओ तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, और हाँ पढ़ते रहो।